प्राइम मिनिस्टर, वो तो ईवीएम से बना हुआ चुना हुआ है। पुलिस इसलिए तैनात है, पुलिस ये जो आरएसएस के लोग हैं ये अंग्रेजों के तलवे चाटते थे एक समय में। हम लोग, हमारे पूर्वज इससे पहले गोरों से लड़े थे। आज हमारी बहन और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी और हम लोग अब चोरों की ड्रामेबाजी करते हैं। जब हम अपनी न्याय की बात करें तो आप करते हो धारा 144 है। क्या ये धारा 144 है? हमें ले आके बुराड़ी के अंदर ले गए और वहाँ में 3 बजे रात को 3 बजे इन्होंने छोड़ा। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का दबाव है, देश की पूरे देश के अंदर जो ये सरकार बैठी है उनका दबाव है। भारत देश ऐसा है जो पीछे जा रहा है 18वीं सदी में, आज दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। यहाँ पे भारत में बात होती है 18वीं सदी की। इतना जा जाके तो संसद में बैठ रहे हैं, योगी मोदी संसद में बैठ रहे हैं। जब तुम्हें मंदिर से प्यार है तो तुम्हें मंदिर में बैठना चाहिए। गोली मार दी जाए तो कुछ भी कर दिया जाए, मगर लड़ाई बंद नहीं होगी। जब आका का फोन आता है तो पुलिस डंडा लेके आ जाती है। जब बहन बेटियों के साथ रेप होता है, अत्याचार होता है तो पुलिस भाग जाती है, पुलिस कुछ नहीं करती है। मगर एक बेटी यहाँ पर अधिकारों के लिए अपनी बात करने के लिए आई है तो डंडे का पहरादार लगा दिया उन्होंने। करते आज ड्राइवरों के लिए जो अपना एक गरीब आदमी ड्राइविंग करता है, वो चलता है, उसके ऊपर आज कौन सा हिट एंड रन का रोल बना दिया, आज उसके ऊपर बिल बना दिया, कानून बना दिया। अरे गरीबों को ही मारते रहोगे। आज यदि एससी समाज से किसी से कोई बात हो जाती तो उसको कहेंगे अरे ये आतंकवादी बन जाएगा, आगे ये गलत हो जाएगा। और ये ईवीएम जो है मनुवाद की व्यवस्था का मेन अहम मुद्दा है। ईवीएम हटाओ के लिए हम लोगों को देश बचाने के लिए इस चुनाव की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसे भी टिक टिक कर दो, हो जाएगा सब कुछ। अरे क्यों करोगे? लिखतम के सामने बख्तम नहीं चलती। हमारी मांग यही है कि रितु को दोबारा से वही कर दे और इस तरह की जो एट्रोसिटी होती है वो इस देश के अंदर किसी पे नहीं होना चाहिए। और जो एजुकेशन का जो बजट घटाया गया है वो पूरा होना चाहिए और किसी छात्र के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों में जो संघ की जो शाखाएं लगनी चाहिए उनको बैन होना चाहिए। यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि हम लाठी चलाने के लिए आते हैं, ना कि हम झूठ और अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाने। कानून व्यवस्था तो बिगाड़ लेना आप लोग। कहाँ कानून व्यवस्था बिगाड़ रखी है? शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कोई धारा वारा नहीं है, सब एक्टिंगबाजी ड्रामेबाजी करते हैं। जब हम अपनी न्याय की बात करें तो आप कहते हो धारा 144 है। क्या ये धारा 144 संविधान को नहीं मानते हैं? लेकिन ये थोड़ा ही है, आपने 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था। ऐसे होता है क्या देश के अंदर? 15 दिन से नोटिस लग रहा है। कोई नोटिस नहीं लग रहा है, बाद में लगा जब सामान चोरी करके लेके गई है दिल्ली पुलिस, उसके बाद नोटिस लगा। सामान चोरी हुआ? हाँ, चोरी हुआ है, चोरी हुआ है। किसने किया चोरी? आपको किसने? दिल्ली पुलिस ने किया है और दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीतिक गंदी हरकतें जो अमित शाह के इशारे पे करी जा रही है, अरे आपको पकड़ना तो किसको चाहिए था और आप हरासमेंट किसको कर रहे हो? ये तो सारी दुनिया देख रही है और बहुत जल्दी ही इनको न्याय ऋतु को मिलेगा, तमाम इस देश के नागरिक के साथ। आपने देखा हमारा सामान जो इन्होंने किस साजिश के तहत पूरा का पूरा सामान हमारा उठा लिया और पूरी तरह से जो हमें गाड़ियों में भर भर कर हमें ले आके बुराड़ी के अंदर ले गए और वहाँ में 3 बजे रात को 3 बजे इन्होंने छोड़ा। साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये दिल्ली पुलिस जो है, मतलब एक अकेली बेटी से डर गई सरकार। हाँ, बिल्कुल डर गई, अकेली बेटी से डर गई सरकार। अरे सविता राय को जो है गिरफ्तार कर लो, जो एक हमारी मांग है, सविता राय को गिरफ्तार करो। वो अमेरिका से घूम के आ गई, उसको गिरफ्तार कर लो। बाकी हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो शांत हो जाएगा। गिरफ्तारी की बात है, उसमें चार्जशीट है, उसे गिरफ्तार कर लो। ये जो आज भीड़ बुलाई है, इसका क्या मकसद है? मकसद यही है कि गिरफ्तार करो ना उसको, गिरफ्तारी के लिए भीड़ है ये। और जो ऋतु के आखिर क्या वजह, क्यों गिरफ्तार नहीं हो रही प्रिंसिपल? ऊपर से आता है, अब ऊपर से दबाव है, गृह मंत्री का दबाव है और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का दबाव है, देश की पूरे देश के अंदर जो ये सरकार बैठी है उनका दबाव है। नहीं तो एक छोटी सी एक प्रोफेसर ही तो है, वो एक प्रिंसिपल ही तो है। कौन सा देश को चला रही है? वो प्रिंसिपल है सिर्फ, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। नहीं, आप मुझे बताओ कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह का व्यवहार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हो रहा है कि उनको छूट नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है, वो अपने अधिकारों की बात रखते हैं तो उनको उनके साथ बदता का व्यवहार किया जाता है, ये कैसी आज़ादी है? कानूनी कार्रवाई हो रही है ना, उसके लिए आंदोलन की क्या जरूरत है? नहीं, कानून अपना काम करेगा कि सरकार को चेताना भी पड़ता है। सरकार को नहीं चेताएंगे
तो ये किसी और के साथ भी ऐसा करेंगे। जब तक कानून का फैसला ना आए तब तक सरकार किसी दलित के साथ ऐसा ना करे। भारत देश ऐसा है जो पीछे जा रहा है 18वीं सदी में, आज दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। यहाँ पे भारत में बात होती है 18वीं सदी की, और तो झंडे फहराने विराजमान करने से क्या देश में शिक्षा की व्यवस्था हो गई? क्या जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, क्या उनके घर में राशन पहुँच रहा है? क्या उनके यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है? क्या उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है? किस चीज की व्यवस्था हो रही है? अगर राम आ गया इस देश में तो इस देश में खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन खुशहाली तो नहीं है। शिक्षा की और हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर देखिए। तो उन्हें पहले नेताओं को ऐसा करना चाहिए ना, उदाहरण देना चाहिए। अपने सारे बच्चों को मंदिरों में बैठा देना चाहिए, यूनिवर्सिटी से बुला लेना चाहिए, पढ़ने नहीं भेजना चाहिए उन्हें सबसे पहले। और जो नहीं जाना चाहते उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज दें, उनके बच्चों को पढ़ने भेज दें, उनको नौकरी करने दें। आप लोग अपने बैठो मंदिर में, हम कौन मना कर रहे हैं? भाई नेता जा जाके तो संसद में बैठ रहे हैं, योगी मोदी संसद में बैठ रहे हैं। जब तुम्हें मंदिर से प्यार है तो तुम्हें मंदिर में बैठना चाहिए, क्यों जाके वहाँ बैठ जाते हैं संसद में जाके? जब बहुजन समाज को बैठने दें, बहुजन समाज के जो योग्य लोग हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्हें बैठने दें ना। जो मंदिर में बैठना चाहते हैं, कोई पुजारी के भक्त है, भगवान के भक्त है, तो हम मंदिर में क्यों नहीं बैठ रहे वो लोग जाके? मंदिर चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, चिकित्सा चाहिए, अपने बच्चों की उन्नति चाहिए। हम देखिए सक्सेसफुल होगा, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा हैं। कम से कम हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए, क्योंकि इतिहास उसी का ही लिखा जाता है जो आवाज़ें उठाते हैं, जो लड़ते हैं। तो हम लड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा समाज को, दुनिया को। आज ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, रास्ते बेशक बंद कर दिया पर लड़ाई बंद नहीं होगी। चाहे गोली मार दी जाए, चाहे कुछ भी कर दिया, मगर लड़ाई बंद नहीं होगी। एक ऋतु मरेगी तो 1000 ऋतु खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि भाजपा का एक ही मकसद है, विपक्ष को तोड़ना, लाठी से, डंडे से। आप पीछे देख रहे हैं ना, रितु सिंह भी संघर्ष कर रही थी ना नौकरी के लिए, लेकिन जातिवादी मानसिकता के प्रोफेसरों ने सोचा कि अगर ऐसा प्रोफेसर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गया तो वो अपने लोगों को जागरूक करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेगा। लेकिन देखें रितु सिंह के साथ क्या हुआ। आज हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा रितु सिंह के साथ खड़ी है। पुलिस इसलिए तैनात है, पुलिस ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये अंग्रेजों के तलवे चाटते थे एक समय में। हम लोग, हमारे पूर्वज इससे पहले गोरों से लड़े थे। आज हमारी बहन और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी और हम लोग अब चोरों से लड़ने का काम कर रहे हैं। मिलेगा ऋतु को ऐसे? बिल्कुल 100% मिलेगा न्याय। न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा 100%। और जो डॉक्टर सविता राय है वो जेल जाएगी, उसकी चार्जशीट कोर्ट में पड़ी हुई है अभी। और 4 साल से तो आपसे जेल में गई ना, आज भेजोगे जेल? देखिए सरकार 4 साल हो गए इस पूरे मामले को। देखिए सरकारें उन लोगों की है, सरकारें उन लोगों की हैं, आपको समझिए। सरकारें उनका है, न्यायालय उनकी है, व्यवस्था उनकी है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनका है। फिर भी हम लोग न्याय लेने के लिए सड़कों पर हैं, सारा कुछ है। ये समय समय पर बदलाव होता रहता है। उनको भी उमान था, जो लोग अपने आप को भगवान का भैया समझते थे। ये आसाराम बापू वो भी जेल में है ना, राम रहीम वो भी जेल में है ना। कितने लोग जेलों में चले गए। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं है, संविधान देश में सबसे बड़ा है। देश संविधान से चलेगा, किसी की अपने बाप की बपौदी से नहीं चलेगा। हम मानने वाले जो लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, बटे हुए हैं, अलग अलग दायरों में, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सब इकट्ठे होंगे, सत्ता परिवर्तन होगा और सबको न्याय मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबको अधिकार मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज कॉल दी गई है कि ताला खोला जाएगा बीसी ऑफिस का। अब ताले खोलने वाले लोग आ गए हैं, देखेंगे कैसे ताला खोलेंगे। भाई ताला वाला नहीं खोलना हमको न्याय का ताला खोलना है। हमको न्याय का ताला खोलना चाहिए। हमें न्याय चाहिए, हमें किसी से उग्र होने की जरूरत नहीं है। हमें जो बीसी है उससे कहना है कि तुमने जो सविता राय को बचा रखा है, आप उसको नहीं बचाइए। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। पुलिस जो हमारे ऊपर लगा रखी है, पुलिस तो डॉक्टर सविता राय को बंद करना चाहिए। उनको SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज 1989 में जो प्रोविजन है उसमें एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है, मगर ये लोग उनको पकड़ते ही नहीं है, उनको थाने से बेल दे देते हैं। तो ये जो सरासर गुंडागर्दी चल रही है, इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे देश के नौजवानों को बताने के लिए आए हैं कि तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ में छलावा हो रहा है, तुम्हारे साथ में संविधान को खत्म किया जा रहा है। ऐसी सरकारों को आपको बंद करना चाहिए। कानून दाव में कहाँ फंस गए आप लोग? कहाँ कमजोर हो गए जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है?
प्रिंसिपल की अभी तक? देखिए, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली पुलिस होती है, उसके बाद कोर्ट एंड कचहरी होती है, पुलिस उनके हाथ में है। जब आका का फोन आता है तो पुलिस डंडा लेके आ जाती है। जब बहन बेटियों के साथ रेप होता है, अत्याचार होता है तो पुलिस भाग जाती है, पुलिस कुछ नहीं करती है। मगर एक बेटी यहाँ पर अधिकारों के लिए अपनी बात करने के लिए आई है तो डंडे का पहरादार लगा दिया, उन्होंने अपना पहरेदार लगा दिए, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है। तो ये जो न्याय है, न्याय की जो प्रणाली है, जो गरीब के फेवर में होने चाहिए, ये गरीब के फेवर में नहीं है, ये तो अमीरों के फेवर में हो गई है। मेरे भैया देखिए, संवैधानिक तरीके से 4 महीने से चल रहा था। मुझे पत्रकार महोदय आप आज दिखाई दे हो, ऐसे ही जो कुछ लीडर हैं वो भी आज दिखाई दे रहे, वो गेट तोड़ने का ही नाम ले रहे, यानी कि प्रोटेस्ट को खराब करने का काम कर रहे हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें तरतीब से अपने न्याय की बात कीजिए, आंदोलन कीजिए, सड़क पे उतर के मौन चलिए, शोर शराबा मत कीजिए। अभी एक लीडर को ऐसा था, वो कह रहा डायनामिक से उड़ा देंगे। अरे अपने देश को तुम उड़ा दोगे, अपने देश की चीज़ों को उड़ा दोगे? क्यों? उनके क्या बाप की है जिसकी तुम बात कर रहे हो? ये हम लोगों की, मूल निवासियों की ये देश है हम लोगों का। हमें अपने देश को समझना होगा, अपने देश की सुरक्षा हम लोग करेंगे, कोई और नहीं आएगा। जो मनुवादी है व्यवस्था, उन लोगों के आज तक पता है कै लाख लोग विदेश चले गए, पता है कितने लोगों ने यहाँ का पैसा जोन सा कहते थे सरकार काला धन लाएंगे, वो आज उन्होंने हमारे देश की वाइट मनी को, जिन्होंने हमारे इन मेहनत मजदूरों ने मेहनत कर करके पैसा देते हैं किसको, टैक्स के रूप में, और जो आज ये कर्मचारी हैं ये कहाँ से तनख्वाह आती है? हम लोगों से आती है। वो जनता के नौकर हैं लेकिन जनता की बात नहीं करते। आज ड्राइवरों के लिए जो अपना एक गरीब आदमी ड्राइविंग करता है, वो चलता है, उसके ऊपर आज कौन सा हिट एंड रन का रोल बना दिया, आज उसके ऊपर बिल बना दिया, कानून बना दिया। अरे वो गरीबों को ही मारते रहोगे। आज जो मंत्रियों के बच्चे, मनुवादियों के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं पता? भाई ये छोटा बच्चा है, अच्छा तुम मनुवादी हो तो भाई नहीं, ये तो ऐसे छोटे बच्चों से हो जाता है। आज यदि एससी समाज से किसी से कोई बात हो जाती तो उसको कहेंगे अरे ये आतंकवादी बन जाएगा, आगे ये गलत हो जाएगा। अब जब ब्राह्मणों का बच्चा था, मनुवादियों का बच्चा था, जब उसकी नुका इसकी माफ कर दो है, और जो एससी समाज का या मनुवादी से व्यवस्था से लड़ रहा है उसे कहते हो ये गलत दिशा में जा रहा है। अरे भैया, एससी समाज को 2 वोट का अधिकार होना चाहिए। तो क्या बैरिकेडिंग तोड़कर, और ये ईवीएम जो है मनुवाद की व्यवस्था का मेन अहम मुद्दा है। ईवीएम हटाओ के लिए हम लोगों को देश बचाने के लिए इस चुनाव की लड़ाई लड़नी चाहिए, वरना देश नहीं बचेगा और देश में हमारे कुछ नहीं है। चाइना की बात करते थे जिसे आंख लाख दिखाएंगे, आज चाइना हमारे बीच में कई सौ किलोमीटर अंदर घुस गया। क्या बात करते हो? हमारे देश की व्यवस्था चरमरा रही है। आज हमारे देश का जो बच्चा है वो कर्जदार हो चुका है। किसकी बात करते हो? ये शिक्षा का मंदिर है, इस शिक्षा के मंदिर पर आज देखे जो प्रोफेसर थी उसका क्या हाल कर रखा है। वो प्रोटेस्ट कर रही है, मजबूर है, यानी जनता नहीं समझ रही है। जो उनसे लीडर थे उनकी आंखें नहीं खुल रही। बहुजनों की बात करते हैं, बहुजनों के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। ओबीसी कहते हैं और यहाँ पे आप एससी एसटी की बात कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री भी अपने आपको ओबीसी कहते हैं ना? कौन सा प्रधानमंत्री है ओबीसी कहता है? वो यदि ओबीसी की बात करता, वो ओबीसी का बंदा होता प्राइम मिनिस्टर, वो तो ईवीएम से बना हुआ चुना हुआ है और वो ओबीसी होते हैं प्राइम मिनिस्टर महोदय। अरे क्यों भाई, वो प्राइम मिनिस्टर हैं आखिरकार, तो वो ओबीसी क्या कुछ भी लिखवा लो। बहुत सारे लोग अभी तुम्हारे सामने मैं बतला दूं कि वो एससी समाज के सर्टिफिकेट बनवा के मनुवादी लोग अभी भी नौकरियों में शामिल हुए रखे हैं और नौकरी पा रखी है। तो प्राइम मिनिस्टर यदि ओबीसी कह देते, क्या है जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कर रहे ओबीसी के? बतलाइए मुझे, नौकरी क्यों नहीं दे रहे ओबीसी को? 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी 52% था, लेकिन आज ओबीसी समाज में बताइए क्या बच्चे होते हैं? कभी घटे बच्चे? ब्राह्मणों के बच्चे 1 या 2 होते, उनमें से एक आधा मर गया, खत्म। और जब ओबीसी होगा उसके 4 या 5 या 8 या 10 तो होते ही हैं। और यदि लड़की होगी तो एक आधा लड़के के चक्कर में 10-12 2-4 और बन जाते हैं। तो भैया ओबीसी तो बड़ा ही बड़ा है, घटा नहीं है। ना एससी घटा, ना मुस्लिम घटा।
और जब 1931 की जनगणना हुई, आज तक क्यों नहीं हो रही है? आज ओबीसी का कितना वर्ग मुझे बतलाइए, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है या न्यायालयों में बैठा है। आज जो न्याय व्यवस्था है उस पर ब्राह्मण एक काबिज हो गया, वो आरक्षण ले रहे हैं। जो एससी समाज है, ओबीसी समाज है, उसको तो अधिकार ही नहीं मिल रहे। वो तो यहाँ का मूल निवासी है, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व है, उसका हिस्सेदारी है, लेकिन हिस्सेदारी तो आज नहीं है। वो आरक्षण लूट रहे हैं, आरक्षण के नाम पर अपने आप को कहीं भी काबिज कर लेते हैं। आज वो लोग आरक्षण ले रहे हैं जिनकी 2% है, 3% है। आज वो अपने देश को हमारे बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जितने मर गए उनमें जान डाल के दिखा दो। बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई मणिपुर में, क्यों नहीं गए वहाँ पे? बहन ये गई थी, वाल्मीकि थी, उसके साथ में अत्याचार हुआ, उसको बतलाइए, उसको उसमें क्यों नहीं जान डाली? उसको तो न्याय भी नहीं मिला, मणिपुर वालों को न्याय नहीं मिला। आप डाल रहे हो पत्थर में, लाइयो भाई एक पत्थर जरा मैं भी देखो कौन सा बोल रहा है, कहीं दिखाओ। और किसने बनाया? वो एससी समाज के, ओबीसी समाज के। और जब वो वहाँ जाता है तो वो साफ हो जाता है। आप मुझे बतलाइए, आपको जो ये कैमरा पकड़े हो, शिक्षा की बदौलत है या पत्थर की बदौलत खड़ी हो? मतलब लेकिन लोगों में जो एक मैसेज जा रहा है। अरे भैया, ये मैसेज जा रहा, मीडिया की कमजोरी, मीडिया को पाखंडवाद फैला रही है। जहाँ पैसे मिलते हैं उसकी बात दिखाता है, और क्यों ना दिखाए, क्योंकि आपका भी आने जाने का भी खर्च है, सुबह से मीडिया आपका नेट का भी खर्च है, आपका बैटरी का भी खर्च है। मैं जानता हूँ ये बहुजन लीडर जो हैं, मीडिया का भी जो बहुजन लीडर की, बहुजनों की बात कर रहे हैं, उनको भी जो है साथ सहयोग नहीं कर रहे। सबसे बड़ी कमी है हमारे बहुजन समाज जो है। यदि बहुजन मीडिया की साथ और सहयोग देने लगे तो क्रांति तब होगी वास्तव में, वैसे क्रांति नहीं आने वाली। अरे भाई साहब, इनका तो अपने हाथ में देश को ये समझ रखा कठपुतली। संविधान है ही नहीं, संविधान से देश नहीं चल रहा है। आज संविधान को तो इन्होंने, मनुवादियों ने अपना मनुस्मृति के रूप में तब्दील करते जा रहे हैं। आज 110 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो गया। आज आर्टिकल अनुच्छेद 51 को धराशायी कर दिया। जो प्राइम मिनिस्टर, जज, जो सांसद में या जो कर्मचारी संविधान की शपथ लेकर के जाते हैं, आज वो बतलाइए उसको धता बतला रहे हैं या नहीं बतला रहे हैं? उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए संविधान के अकॉर्डिंग, जो प्राइम मिनिस्टर या सांसद हैं जो जनता के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। एससी समाज जब तक 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा, तब तक नहीं होगा। और जौन सा प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाता है वाराणसी से चुनाव लड़ने, अपने घर से क्यों नहीं लड़ते? यानी उनके घर में कमजोरी है, उन्होंने गलत काम किए हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे वो अपना चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खत्म हो जाना चाहिए पूरे देश से ऐसा कानून कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ ले। जहाँ का रहने वाला है, जहाँ का उसकी व्यवस्था है, वहाँ होना चाहिए। क्या वाराणसी में उनको, बीजेपी वालों को, और कोई ऐसा काम करने वाला व्यक्ति नहीं है? जो एक व्यक्ति आएगा और वही चुनाव लड़ेगा? यानी कि उनके अंदर वाराणसी वालों को भी, अरे भाई साहब, वाराणसी वाले जो मूल निवासी है, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी वो लोग कुछ समझते नहीं। यानी उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं, यानी उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है लड़ने की, वो बेकार हैं। इसका मतलब तो यही साबित हो रहा है। अरे जहाँ का जो रहने वाला है वहाँ से उसको चुनाव लड़ना चाहिए, पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी। और जो ईवीएम है उसको आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तब पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी। आज की डेट में कहीं से भी टिक टिक कर दो, हो जाएगा सब कुछ। अरे क्यों करोगे? लिखतम के सामने बकतम नहीं चलती। मैं बक 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 करता रहूं, क्या होगा? आज मैंने आपको कुछ लिख करके दे दिया, 10 साल बाद भी निकालूंगा जेब से, अलमारी से, वही निकलेगा। ऐसी बैलेट पेपर पर जब छप गया एक चीज़, वही निकलेगी, चाहे 10 साल बाद चेक करा लो। और ईवीएम से कभी भी गड़बड़ कर दो तो ये घोटाला है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, देश को दोबारा से गुलाम करा जा रहा है, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मनुवादी कर रहे हैं, मनुवादी ने कर लिया कब्जा। बतलाइए आप कौन से समाज से आते हो? बताइए। प्रेस से हो ना? बतलाइए मुझे, प्रेस वालों को कितना जो है आज खुली छूट है? चौथा स्तंभ से हो आप, चौथा स्तंभ है देश का लोकतंत्र। आज बताइए मुझे कौन सा आपको सुख सुविधाएं हैं? प्रेस वाला भी यदि समता, समानता, न्याय, बंधुता की बात करेगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अभी बहुत सारे पत्रकार हैं, वह जेल में डाल दिया था। कहाँ पे? अरे सुन लो मैडम, जहाँ पर 2 व्यक्ति
पहाड़ियों में रहने वाला आज वो उत्तर प्रदेश का जो है सीएम बना पड़ा है। ये हमारे देश को दुर्भाग्य है। जो जंगलों में रहने वाला, जिनको बहन बेटियां उनके बच्चे नहीं हैं, वो लोग अपने बच्चों वालों की बात क्या समझेंगे, बच्चों वालों का दुख दर्द क्या समझेंगे। हमारे देश की व्यवस्था पर ऐसे पनौती आ गए हैं जो पूरे देश को पनौती बना दिया, पूरे देश को खोखला कर दिया, पूरे देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। लोग अंदर जा पाएंगे क्या लगता है? अंदर जाने से कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट को सड़क पे होगा। आम निकालिए मौन धारण पूरी दिल्ली में, सब लोग इकट्ठे हो जाइए, बहुजन समाज के लोग, देखें उनका बाप भी बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने का भी तरीका नहीं आ पा रहा। हम लोग केवल शोर मचाते हैं, अपने देश की व्यवस्था को ही धूमिल खुद कर रहे हैं हम लोग। हमें अपनी व्यवस्था को, अपने संविधान को समझते हुए जो बाबा साहब ने मेहनत की है उसको कामयाब करना चाहिए। तो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जैसे डॉक्टर रितु हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा हैं, या खालिद हैं, उमर खालिद हैं, खालिद सैफी हैं, जो आज जेलों में पड़े हुए हैं, किसके लिए? जनता के लिए। उनके लिए बतलाइए कौन सा लीडर बात कर रहा है आज तक? करी कभी? वो भी तो जनता के लिए 5 सालों से जेलों में पड़े हैं, कोई नहीं बात कर रहा उनकी है। किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस समता समानता न्याय की बात करना किसी के आम बस की बात नहीं है। आतंकवादी और कोई भी कर ले, वो तो सरकार भी दे रही है आतंकवादियों का साथ, तो जो षड्यंत्रकारी हैं उनका साथ तो सरकार वाले भी दे रहे बहुत सारे। आज जो 131 SC ST OBC के संसद में बैठे हुए हैं, मेन वो जिम्मेवार हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे? उनकी जबान क्यों नहीं खुल रही है? यानी आने वाले वक्त में उन्हें वोट मत दो। यदि मेरे बाबा अम्बेडकरवादी हैं तो इन्हें चुनाव जिताओ, मेरा ये भाई अम्बेडकरवादी है तो इन्हें चुनाव जिताओ, तब होगा कुछ बदलाव। बाबा साहब ने कहा था किसी के पार्टियों के पक्ष में मत आइए, जो बात करता हो हक की, संविधान की, उसको चुनाव लड़ाइए, चाहे वो आम जनता का नागरिक हो। पैसे में मत जाइए। जो दारू पिलाए उसको वोट मत दीजिए, जो मुर्गा खिलाए उसको वोट मत दीजिए, जो पैसा दे उसको वोट मत दीजिए, जो बिरयानी खिलाए उसको वोट मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ राजुद्दीन गादरे, आप वोट दीजिए केवल अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले को। और ये नहीं कि मैं बोल दूं जय 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 भी मैं अम्बेडकरवादी हो गया ना, अम्बेडकरवादी विचारधारा होनी चाहिए उसके साथ पक्का, तब जा करके हमारा देश बचेगा, हमारा संविधान बचेगा। वरना आने वाली नस्लें गुलाम पैदा होंगी और वो नस्लें आने वाले टाइम पे कर्जदार होंगी। आने वाले वक्त में फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ पार कर चुकी है। कितनी? 140 करोड़ पार कर चुकी है। और जब परेशानी आएगी तो ऐसी धूमिल हो जाएगी और कई वर्षों तक उठ नहीं पाएंगे। थैंक यू। जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।